हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू इन माय यूट्यूब चैनल विवेकानंद क्लासेज। आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट पढ़ने वाले हैं इस मेगा वीडियो में और सारे के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। आप वीडियो स्टार्ट करते हैं, आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है कि दक्षिण अफ्रीका में 21 साल से अधिक रहने के बाद गांधी जी भारत लौट आए। कब लौट के आए? 1915 में, 1916 में, 17 में या 19 में? महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटकर कब आए थे? तो 1915 में 9 जनवरी को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे और इसीलिए प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि बुनियादी शिक्षा या वर्धा योजना को किसने पेश किया था? बुनियादी शिक्षा या वर्धा योजना को किसने पेश किया था? बाल गंगाधर तिलक ने, महात्मा गांधी ने, सरदार पटेल ने या जवाहरलाल नेहरू ने? तो बुनियादी शिक्षा के लिए जो वर्धा योजना थी उसे महात्मा गांधी ने पेश किया था। बुनियादी शिक्षा के लिए जो वर्धा योजना थी उसे महात्मा गांधी जी ने पेश किया था। अगला प्रश्न है कि लंदन में पहला गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? लंदन में पहला गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? 1907, 1923, 1919, 1930? तो पहले गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था? 1930 में हुआ था। चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष में शुरू किया गया था? 1935, 1917, 1928, 1945? चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। ये बिहार में हुआ था। किसके लिए हुआ था? नील के खेती के लिए। किसके लिए हुआ था? नील की खेती से संबंधित था, तिनकठिया पर था, उसी से जुड़ा है। अगला है कि 1932 का पूना पैक्ट महात्मा गांधी और किस एक के बीच में समझौता हुआ था? जो 1932 का पूना पैक्ट था उसमें किसके किसके बीच में एक समझौता हुआ था? तो 1932 का जो पूना पैक्ट था वो महात्मा गांधी और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर यानी भीमराव अंबेडकर जी के बीच में हुआ था। ये समझौता करवाने में मदन मोहन मालवीय जी का सबसे बड़ा योगदान था। ये किस लिए हुआ था पूना पैक्ट? तो पूना पैक्ट हुआ था दलित वर्ग को राजनैतिक आरक्षण देने से संबंधित था। अगला है प्रश्न नंबर 6 है कि निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्रता आंदोलन के भारत छोड़ो चरण के एकमात्र शहीद थे जिन्हें फांसी दी गई थी? यानी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस एक को फांसी दे दी गई थी? पोट्टी श्रीरामुलु, सेनापति बागपत, कुशाल क्रोवर या कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कुशाल कुंवर को फांसी दी गई थी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कुशाल कुंवर को फांसी दी गई थी, यानी कि विकल्प सी सही हो जाएगा। आगे है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में सविनय अवज्ञा आंदोलन पूरी तरह से बंद हो गया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन पूरी तरह से बंद हो गया। कब बंद हुआ है? 1934 में बंद हो गया था। कब शुरू हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन फ्रेंड्स 1930 में शुरू हुआ था। कब हुआ है? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में शुरू हो गया था। कब? 12 मार्च को शुरू हुआ था और फिर ये जाकर के 1934 में पूरी तरह से बंद हो गया था। हालांकि प्रमुख रूप से अगर बंद करने की बात करें तो जब नमक आंदोलन की बात करते हैं तो ये 6 अप्रैल को ही बंद हो गया था, यानी कि 12 मार्च से लेकर के और 6 अप्रैल 1930 तक चला था। लेकिन अगर पूछा जाए कि पूरी तरह से कब बंद हुआ है तो 1934 में ये पूरी तरह से बंद हो गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला प्रश्न है कि 1931 में महात्मा गांधी की जेल से रिहाई के बाद कांग्रेस नेताओं ने भविष्य की कार्रवाई की योजना बनाने के लिए कहां पर मुलाकात की थी? 1931 में जब महात्मा गांधी जेल से लौट के बाहर आए तो फिर कांग्रेस के नेताओं ने कहां पर मुलाकात की थी? तो इलाहाबाद में मुलाकात हुई थी। अगला प्रश्न है कि राजघाट किसकी समाधि है? इंदिरा गांधी की, राजीव गांधी की, महात्मा गांधी की या जवाहरलाल नेहरू की? तो राजघाट जो है वो महात्मा गांधी की समाधि स्थल है। जवाहरलाल नेहरू ने किसके निधन पर कहा, हमारे जीवन से रोशनी चली गई है? सुभाष चंद्र बोस,
सरदार पटेल, रविन्द्रनाथ टैगोर या महात्मा गांधी? तो जवाहरलाल नेहरू ने महात्मा गांधी की मृत्यु पर कहा था, किसके मृत्यु पर कहा था? तो महात्मा गांधी की मृत्यु पर कहा था कि हमारे जीवन से रोशनी चली गई है, यानी सही विकल्प हो जाएगा डी। अगला है कि जवाहरलाल नेहरू के अनुसार निम्न में से किसे आधुनिक भारत के मंदिरों के रूप में जाना जाता है? आधुनिक भारत का मंदिर किसे कहा था जवाहरलाल नेहरू ने? तो बांधों को जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। और स्पष्ट रूप से अगर बात करें तो जो नदी बहुउद्देशीय परियोजना है, नदी बहुउद्देशीय परियोजनाओं को जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। अगला है महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका में एम्बुलेंस सेवाओं में उनके योगदान के लिए अंग्रेजों को केसर-ए-हिंद पदक से किसने सम्मानित किया था? यानी दक्षिण अफ्रीका में एम्बुलेंस सेवा दिया था महात्मा गांधी ने, तो अंग्रेजों ने उनको केसर-ए-हिंद की उपाधि दी थी। ये केसर-ए-हिंद की उपाधि किस अंग्रेज ने दिया था? डलहौजी ने, लॉर्ड कैनिंग ने, लॉर्ड हार्डिंग ने या लॉर्ड कर्जन ने? किसने महात्मा गांधी को केसर-ए-हिंद की उपाधि प्रदान की थी? तो लॉर्ड डलहौजी ने दक्षिण अफ्रीका में एम्बुलेंस सेवाओं के लिए महात्मा गांधी को केसर-ए-हिंद की उपाधि दी थी। तो किसने प्रदान की थी फ्रेंड्स? लॉर्ड हार्डिंग ने केसर-ए-हिंद की उपाधि प्रदान की थी। अगला है स्वराज इज माय बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। यानी इसका मतलब क्या है कि स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। यह किस नेता का कथन है? तो बिल्कुल आप जान गए होंगे, ये बाल गंगाधर तिलक का कथन है कि स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। ये आरआरबी के जेई में इंग्लिश में पूछ लिया गया था, तो ध्यान रखिएगा इसको। अगला है कि रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी? महात्मा गांधी ने, पंडित नेहरू ने, लाजपत राय ने या बाल गंगाधर तिलक ने? रविन्द्रनाथ टैगोर जी को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी? तो महात्मा गांधी ने रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दी थी। और यहीं पर एक बात याद रखिएगा कि गांधी ने इन्हें गुरुदेव की उपाधि दी थी और इन्होंने यानी रविन्द्रनाथ टैगोर ने इन्हें महात्मा की उपाधि दी थी। गांधी जी को महात्मा किसने कहा था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कहा था। अगला है कि बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? यानी कि भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? तो भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? सरदार पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। अगला है कि किसने महात्मा गांधी को भिखारी के लिबास में एक महान आत्मा कहा था? भिखारी के लिबास में एक महान आत्मा महात्मा गांधी के बारे में किसने कहा था? चर्चिल ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, फिरोज शाह मेहता ने या सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने? तो देखो, भिखारी कहा था चर्चिल ने, लेकिन भिखारी के लिबास में आत्मा कहा था किसने? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। और यहीं से महात्मा गांधी के नाम के साथ में महात्मा शब्द जुड़ गया था। तो महात्मा की उपाधि भी रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही इनको दी थी, महात्मा गांधी को। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक असहयोग आंदोलन को प्रारंभ करने का कारण नहीं था? यानी कि किसके कारण असहयोग आंदोलन प्रारंभ नहीं हुआ था? खिलाफत का प्रश्न था, या नमक कानून का प्रश्न था, या पंजाब में अत्याचार हुआ था, या रॉलेट एक्ट हुआ था? कौन सा एक कारण नहीं था असहयोग आंदोलन को शुरू करने का? तो देखिए, असहयोग आंदोलन कब हुआ है? तो असहयोग आंदोलन हुआ है 1920 में। असहयोग आंदोलन कब हुआ है? 1920 में। खिलाफत ये भी हुआ है 1919-20 में। पंजाब में अत्याचार का मतलब यहाँ पूछा जा रहा है जलियांवाला बाग से, जो कि हुआ है 1919 में। रॉलेट एक्ट 1919 में। लेकिन जो नमक कानून आया है ये है 1930 में। तो जाहिर सी बात है, असहयोग आंदोलन को प्रारंभ करने का जो कारण नहीं होगा वो होगा विकल्प बी, यानी कि नमक कानून असहयोग आंदोलन से संबंधित नहीं है। ठीक है, ये संबंधित है सविनय अवज्ञा आंदोलन से या दांडी मार्च से। अगला प्रश्न है कि गांधी जी के असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया गया, फलस्वरूप सरकार के राजस्व में भारी कमी आ गई। एक प्रदेश की सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने को प्रेरित करने के लिए प्रमुख व्यक्तियों की एक सूची प्रसारित की जो शराब पीते थे
उस प्रदेश का नाम बताइए। यानी कि जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया तो उसमें शराब पर प्रतिबंध लगाया कि भाई लोग शराब ना पिएं, तो सरकार के राजस्व में कमी आ गई, इनकम में कमी आ गई। तो सरकार ने क्या किया कि कोई एक विशिष्ट राज्य था, उस विशिष्ट राज्य के लोगों को शराब पीने के लिए प्रेरित किया और जो लोग ज़्यादा शराब पीते थे उनकी एक सूची बना करके और उसे सार्वजनिक किया गया। वो कौन सा राज्य था? तो आंध्र प्रदेश, बिहार, मुंबई, गुजरात, ऐसा कौन सा राज्य था? तो वो राज्य था बिहार। यानी सरकार ने बिहार के लोगों को फिर से शराब पीने के लिए एक सूची बनाई थी। अगला ये देखते हैं, निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को उनके कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। चंपारण सत्याग्रह, बंगाल विभाजन, जलियांवाला बाग हत्याकांड। इनको कालक्रम में आपको लगाना है कि इनका सही क्रम क्या होगा। तो देखिए, चंपारण सत्याग्रह हुआ है 1917 में, चंपारण सत्याग्रह हुआ है 1917 में। बंगाल विभाजन हुआ है 1905 में लॉर्ड कर्जन के समय। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ है 1919 में, 13 अप्रैल 1919 में। तो सबसे पहले आएगा 1905 यानी कि बंगाल विभाजन, उसके बाद में 1917 चंपारण सत्याग्रह और उसके बाद में 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड। यानी पहले 2, फिर 1, फिर 3। तो 2, 1, 3 यानी विकल्प सी सही हो जाएगा। अगला है, किस क्षेत्र में राहुल संकृत्यायन वर्ष 1920 के असहयोग आंदोलन के दौरान सक्रिय थे? यानी कि राहुल संकृत्यायन जो है असहयोग आंदोलन में कहां से सक्रिय थे? तो राहुल संकृत्यायन का कार्यक्षेत्र जो है वो बिहार है, और बिहार में कहां है? छपरा में है। बिहार में कौन सा जगह है? तो छपरा में राहुल संकृत्यायन जो है वो असहयोग आंदोलन के दौरान सक्रिय थे। ये एक क्रांतिकारी नेता रहे हैं और नेता होने के साथ साथ ये एक लेखक भी रहे हैं। आगे आइए देखते हैं। तो प्रश्न 21 है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपको सही कथन बताना है। पहला है कि जलियांवाला बाग में सेना ने निहत्थी भीड़ पर गोली चलाई, ये सही बात है। दूसरा है, सेना जनरल डायर की कमान के अधीन थी, तो ये भी सही है। उस समय सेनापति कौन थे? जनरल डायर थे। और अगर पूछ लिया जाए कि गवर्नर जनरल कौन थे, तो चैम्सफोर्ड थे। कौन थे? चैम्सफोर्ड उस समय गवर्नर जनरल थे। अगला है कि गोली चलाने से पहले सेना ने लोगों को किसी तरह की चेतावनी नहीं दी थी, ये भी बात सही है। तीनों बातें सही है, तो विकल्प सी सही हो जाएगा। उस समय निहत्थे भीड़ पर गोली चलानी शुरू कर दी, सेना ने चेतावनी भी नहीं दी, और उस समय जो सेनापति थे वो जनरल डायर ही थे। तो इस तरह से इसके तीनों विकल्प सही हो जाएंगे। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ है? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ है। अगला है कि निम्नलिखित में से किसके लिए अहमदाबाद सत्याग्रह प्रारंभ किया गया था? किसानों के लिए, सूती वस्त्र मिल कामगारों के लिए, आभूषण कारीगरों के लिए, या प्रेस की स्वतंत्रता के लिए अहमदाबाद सत्याग्रह कब शुरू किया गया था? तो अहमदाबाद सत्याग्रह शुरू किया गया है सूती मिल कामगारों के लिए। कब शुरू हुआ है? तो 1918 में हुआ है। कब हुआ है? 1918 में सूती मिलों में काम करने वाले जो कामगार थे उन्हीं के लिए शुरू किया गया था, क्योंकि उस समय अहमदाबाद में प्लेग की बीमारी बहुत फैल गई थी और इन कामगारों ने काम करने से मना कर दिया। तो जब अंग्रेजों की फैक्ट्रियों में काम करने से मना कर दिया तो फिर जो है इनके साथ जोर जबरदस्ती होने लगी। तो इन लोगों ने वेतन के अतिरिक्त मांग की थी कि हमें 35% अतिरिक्त दिया जाए तो हम लोग काम करने आएंगे। इसी को लेकर के हड़ताल हुआ था। अगला है कि जलियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ था? जो जलियांवाला बाग सत्याग्रह हुआ था या नरसंहार हुआ था, तो वो किस कारण से हुआ था? क्या घटना घटित हुई थी? स्वदेशी सत्याग्रह के कारण, या रॉलेट एक्ट आया था, या बारदोली सत्याग्रह, या व्यक्तिगत सत्याग्रह क्यों हुआ था? तो जलियांवाला बाग जो नरसंहार हुआ था वो रॉलेट एक्ट के कारण हुआ था। रॉलेट एक्ट 1919 में आया था। ये एक ऐसा एक्ट था जिसमें अंग्रेज बिना किसी व्यक्ति को, बिना जो है किसी गवाह के सबूत के किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकते थे। गांधी जी ने इसे काला कानून कहा था और पूरे देश में इसका विरोध होने लगा। तो पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग नामक स्थान पर लोग जो है
इस एक्ट का विरोध करने के लिए इकट्ठा हुए थे, उसी समय जनरल डायर ने इन निहत्थे लोगों पर गोली चलवा दी थी। बाकी प्रश्न में विकल्प ए जो स्वदेशी आंदोलन है ये 1905 में हुआ है, स्वदेशी आंदोलन। बारदोली सत्याग्रह जो है ये 1927 में हुआ है, और व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है ये 1940 में हुआ है। तो ये सारे के सारे महत्वपूर्ण हैं, आप इनको कहीं नोट करते रहेंगे और इसको देखते रहेंगे। यहीं से प्रश्न बनने होते हैं। जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, आधुनिक इतिहास का चरण है, इसमें ज्यादा से ज्यादा प्रश्न बनते रहते हैं। अगला है जलियांवाला बाग हादसे से कौन सा ब्रिगेडियर संबंधित था। अभी हमने बात की है कि जलियांवाला बाग के समय में ब्रिगेडियर जनरल कौन थे, तो जनरल डायर थे। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था। जब असहयोग आंदोलन हुआ, कब हुआ है, 1920 में। तो उस समय बिहार में किसानों का नेता कौन था, नेतृत्व कौन कर रहा था, स्वामी विद्यानंद, राजकुमार शुक्ला, श्री कृष्ण सिंह या जेबी सेन। बिहार में आपको बताना है कि किसानों का नेतृत्व किसने किया था असहयोग आंदोलन के दौरान। तो असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में किसानों का नेतृत्व किया था स्वामी विद्यानंद ने। किसने किया था, स्वामी विद्यानंद ने किया था। ठीक है। अगला है कि असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा के केवल 20 ही दिन बचे थे। यानी कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने पटना कॉलेज को छोड़ दिया था असहयोग आंदोलन के दौरान, और उनके परीक्षा के 20 ही दिन बचे थे। दरअसल घटना यह थी कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू किया। उन्होंने आग्रह किया कि हम 1 साल के भीतर आप लोगों को आज़ादी दिला देंगे अगर आप लोग जो है अंग्रेजों का किसी भी प्रकार से सहयोग ना करें तो उस समय के अधिकांश जो कॉलेज थे वो सब अंग्रेजों ने ही बनवाए थे। तो इस कारण से जो भारतीय छात्र थे उन्होंने विद्यालय छोड़ना शुरू कर दिया था। तो ऐसे कौन से थे जिन्होंने पटना कॉलेज को छोड़ दिया था जबकि उनकी परीक्षा के 20 दिन बचे थे। राजेंद्र प्रसाद जी, ब्रिज किशोर, जयप्रकाश नारायण जी या श्री कृष्ण सिन्हा। तो जयप्रकाश नारायण या जेपी नारायण जो है इन्होंने पटना कॉलेज को छोड़ दिया था, अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी जबकि इनके पेपर को केवल 20 ही दिन बचा था। जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। अगला प्रश्न है कि काकोरी ट्रेन डकैती एक्शन में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी। काकोरी ट्रेन डकैती एक्शन जो हुआ उसमें किन क्रांतिकारियों को फांसी दी गई। रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां, वीर सावरकर और वासुदेव चापेकर को, प्रफुल्ल चंद्र चाकी और खुदीराम बोस को, या सूर्यसेन और उधम सिंह को। किसको फांसी दी गई थी, तो रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां को फांसी दी गई थी काकोरी ट्रेन एक्शन कांड में। ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से कौन काकोरी षड्यंत्र केस से संबंधित नहीं है। तो रामप्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाक उल्ला खां या मास्टर सूर्यसेन। तो सूर्यसेन जो है ये 1932 में जो है वो चटगांव शस्त्रागार कांड हुआ था या ढाका कांड हुआ था उससे संबंधित हैं। बाकी ये तीनों लोग काकोरी कांड से संबंधित हैं। तो विकल्प डी सही हो जाएगा कि सूर्यसेन जो है वह काकोरी षड्यंत्र केस से संबंधित नहीं है बल्कि ये ढाका षड्यंत्र केस से संबंधित हैं। अगला है कि स्वराज्य दल या पार्टी की स्थापना किसके असफलता के बाद हुई थी। यानी क्या असफल हो गया था, कौन सा आंदोलन असफल हो गया था कि स्वराज्य पार्टी की स्थापना करनी पड़ी। असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन या रॉलेट एक्ट या इनमें से कोई नहीं। क्या असफल हुआ था तब इसकी स्थापना की गई। तो स्वराज्य दल की स्थापना की गई थी 1923 में। स्वराज्य पार्टी या स्वराज्य दल की स्थापना 1923 में हुई। इसकी स्थापना किसने की थी, तो चित्तरंजन दास ने की थी। इसकी स्थापना किसने की थी, चित्तरंजन दास ने। और मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जी ने स्वराज्य दल की स्थापना की थी 1923 में किया था। कहाँ किया था, तो वर्तमान प्रयागराज या इलाहाबाद में किया था। कहाँ किया था, तो प्रयागराज या इलाहाबाद में स्थापना की गई थी। अब क्या असफल हुआ था, तो असहयोग आंदोलन जो महात्मा गांधी ने शुरू किया था वो असफल हो गया था। इसी कारण से स्वराज्य दल की स्थापना की गई थी
या स्वराज्य पार्टी की स्थापना की गई थी इलाहाबाद में। कब की गई थी? तो 1923 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी कब दी गई थी? ये बहुत कॉमन प्रश्न है, सबको लगभग याद होगा कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी कब दी गई थी। 23 मार्च 1931, 23 मार्च 1932, 23 मार्च 1933 या 23 मार्च 1934। तो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। अगला प्रश्न है कि भगत सिंह के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? भगत सिंह के बारे में बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। पहला है कि भगत सिंह समाजवादी विचारों से प्रभावित थे। बिल्कुल सही बात है कि भगत सिंह समाजवादी विचारों से प्रभावित थे। दूसरा है वो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य थे। ये भी बात सही है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के वे सदस्य थे। तीसरा है अधिक से अधिक लोगों को मारने के उद्देश्य से भगत सिंह ने 1929 में केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था। तो जी नहीं, ये बात गलत है। वे अधिक से अधिक लोगों को मारना नहीं चाहते थे, बल्कि अंग्रेजों तक अपनी बात पहुंचाना चाहते थे, इसलिए बम फेंका था। तो विकल्प डी सही हो जाएगा, यानी कि डी नंबर पुष्टि नहीं करता है, डी नंबर गलत हो जाएगा। आगे आइए देखते हैं। तो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? दिल्ली षड्यंत्र केस अमीर चंद्र से संबंधित है, काकोरी षड्यंत्र केस अशफाक उल्ला खां से, लाहौर षड्यंत्र केस जतिन दास से, नासिक षड्यंत्र केस रास बिहारी बोस से। कौन सा इसमें से सही नहीं है आपको बताना है। तो इसमें से जो नासिक षड्यंत्र केस है वो रास बिहारी बोस इससे नहीं जुड़े हैं। नासिक षड्यंत्र केस से रास बिहारी बोस नहीं जुड़े हैं। बाकी लाहौर षड्यंत्र केस जतिन दास से संबंधित है, सही है। काकोरी केस में अशफाक उल्ला खां, रोशन सिंह, रामप्रसाद बिस्मिल इनको फांसी हुई थी। दिल्ली षड्यंत्र केस में मास्टर अमीर चंद्र इसके मुख्य षड्यंत्रकारी थे। तो ये भी बात सही है, विकल्प डी गलत है। निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के नमक आंदोलन में भाग लिया? सरोजनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर, कमला देवी चट्टोपाध्याय या उपरोक्त सभी। नमक आंदोलन में किस महिला ने भाग लिया था? अब नमक आंदोलन कब हुआ था? तो नमक आंदोलन महात्मा गांधी ने कब शुरू किया है? नमक सत्याग्रह या डांडी मार्च? तो ये हुआ है 12 मार्च से 6 अप्रैल तक, यानी कुल मिलाकर के 24 दिन तक डांडी मार्च चला था। इसमें ये तीनों महिलाएं नमक सत्याग्रह में भाग ली थी। तीनों महिलाएं नमक सत्याग्रह में भाग ली थी, यानी कि विकल्प डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इनमें से किसने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ, कौन भाग नहीं लिया? महादेव देसाई, प्यारेलाल नैयर, मदन मोहन मालवीय, जवाहरलाल नेहरू। दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ है? 1931 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ है। तो इसमें किसने भाग नहीं लिया था? तो जवाहरलाल नेहरू जी ने भाग नहीं लिया था। जवाहरलाल नेहरू जी ने भाग नहीं लिया था, महात्मा गांधी जी ने इसमें भाग लिया था। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन वर्ष 1932 में हुआ था? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो पहला हुआ 1930 में, दूसरा हुआ 1931 में, तीसरा हुआ 1932 में। प्रश्न पूछ रहा है कि तीसरा जो है वो कब हुआ था? 1932 में कौन सा हुआ था? तो तीसरा हुआ था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? फिर से आपको सुमेलन बताना है। भारतीय जल सेना अधिनियम 1942 में, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में, सांप्रदायिक निर्णय या कम्युनल जो डिसीजन आया, कम्युनल अवार्ड आया, सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा हुई, वो 1932। इसमें से कौन सा कथन गलत है? तो भारतीय जल सेना अधिनियम ये 1942 में नहीं आया है। बाकी सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी ने 1930 में शुरू किया, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ और सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा 1932 में की थी। यही आगे चल करके पूना पैक्ट के रूप में जाना गया। इसी का विरोध करने के लिए महात्मा गांधी आमरण अनशन कर देते हैं पूना जेल में। अंबेडकर जी के और गांधी जी के बीच में समझौता होता है जिसे पूना पैक्ट कहा गया।
अगला है भारत में नियोजित विकास का विरोध किसने किया था? भारत में नियोजित विकास का विरोध किसने किया था? महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, इंदिरा गांधी ने या राजीव गांधी ने? नियोजित विकास का विरोध किसने किया था? तो महात्मा गांधी जी ने विरोध किया था। महात्मा गांधी जी जो है वे आधुनिकीकरण या मशीनीकरण के विरोधी थे। वह चाहते थे कि भारत में कुटीर उद्योग को बढ़ावा दिया जाए। अगला है ऑपरेशन रूबिकान। वह कूट शब्द था जिससे भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस संदर्भ में प्रयोग में लाया गया? आप मोटे मोटे तौर पर ऑपरेशन रूबिकान किससे संबंधित है? जेल में गांधी का आमरण अनशन से, जयप्रकाश नारायण की गतिविधि से, गोलमेज सम्मेलन में गांधी की सहभागिता से, या इनमें से कोई नहीं? ऑपरेशन रूबिकान। तो ऑपरेशन रूबिकान विकल्प सी सही हो जाएगा कि गोलमेज सम्मेलन में गांधी की सहभागिता से। अंग्रेज चाहते थे कि महात्मा गांधी कैसे भी जो गोलमेज सम्मेलन है उसमें भाग लें, और उसी के लिए जो प्रोग्राम तय किया गया ऑपरेशन रूबिकान के नाम से किया गया। तब महात्मा गांधी 1931 में दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए इंग्लैंड गए थे। ठीक है, तो एकमात्र था दूसरा गोलमेज सम्मेलन जिसमें महात्मा गांधी ने भाग लिया था। अगला है कि 1929 में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया था? खुदाई खिदमतगार। तो खान अब्दुल गफ्फार खान ने खुदाई खिदमतगार नामक पार्टी की स्थापना की थी। तो विकल्प ए सही हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से किस कांग्रेस अधिवेशन में 31 दिसंबर 1929 को पूर्ण स्वराज्य की घोषणा की गई थी? 31 दिसंबर 1929 को पूर्ण स्वराज्य की घोषणा की गई। अहमदाबाद में, कोलकाता में, लाहौर में या लखनऊ में पूर्ण स्वराज्य की घोषणा किस वर्ष में की गई थी या किस अधिवेशन में की गई थी? तो पूर्ण स्वराज्य की घोषणा कांग्रेस के द्वारा की गई थी लाहौर अधिवेशन में। कब की गई थी? लाहौर अधिवेशन 1929 में पूर्ण स्वराज्य की घोषणा की गई। इसमें जो है 1 वर्ष का समय दिया गया था, और यह था कि 1 वर्ष में अगर भारत को स्वराज्य का दर्जा नहीं दिया गया तो कांग्रेस जो है वो पूर्ण स्वराज्य घोषित करेगी। तो पूर्ण स्वराज्य की घोषणा कर दी गई 31 दिसंबर 1929 को। ठीक है ना। अगला प्रश्न है कि गांधीवाद और मार्क्सवाद के बीच एक समान सहमति पाई जाती है, यह कौन सी है? गांधीवाद और मार्क्सवाद के बीच में एक समान सहमति पाई जाती है, यह कौन सी है? एक अंतिम लक्ष्य के रूप में राज्य विहीन समाज, वर्ग संघर्ष, निजी संपत्ति की समाप्ति और आर्थिक नियतिवाद। कौन सा है जो मार्क्स और गांधी दोनों के बीच में समान है? तो राज्य विहीन समाज। गांधी जी ने एक ऐसे समाज की कल्पना की थी जो राज्य पर आधारित नहीं होगा, वहां सब लोग आत्मनियंत्रित होंगे। एक ऐसे समाज की कल्पना की थी महात्मा गांधी ने। अगला है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष बंगाल के मिदनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना हुई थी? बंगाल के मिदनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना हुई 1939, 40, 41, 42। तो बंगाल के मिदनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना हुई थी 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। ठीक है। अगला है, यह कथन किस क्रांतिकारी का है? भारतीय शहीदों के खून का बदला लो, अपनी मातृभूमि को आजाद करवाने के लिए अपनी तलवार का इस्तेमाल करो, पूरे भारत में एंग्लो अमेरिकन दुश्मन के खिलाफ उठ खड़े हो। ये किसने कहा था? रास बिहारी बोस, सुभाष चंद्र बोस, कैप्टन मोहन सिंह या खुदीराम बोस? किसका ये कथन है? तो सुभाष चंद्र बोस ने यह कथन कहा था। अगला प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव बंबई के किस मैदान में रखा गया था? भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव बंबई के किस मैदान में रखा गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ, और जो प्रस्ताव रखा गया था यह 8 अगस्त को रखा गया था, जिसे अगस्त प्रस्ताव कहा जाता है। तो प्रश्न कई बार यहां से भी बन जाता है कि अगस्त प्रस्ताव कब आया है, तो 8 अगस्त 1942 को आया है। अब किस मैदान में रखा गया था? मैरीन ड्राइव मैदान या ब्लैक हॉर्स मैदान या चैम्बूर मैदान या ग्वालियर टैंक मैदान? तो ग्वालियर टैंक मैदान में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव रखा गया था, और यहीं पर एनी बेसेंट ने भारतीय तिरंगा फहराया था। कहां पर? तो ग्वालियर टैंक बंबई में। अगला है, सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित में से
किस देश में आजाद हिंद रेडियो की स्थापना की थी? जापान में, ऑस्ट्रिया में, जर्मनी में या मलेशिया में आजाद हिंद रेडियो की शुरुआत सुभाष चंद्र बोस ने कहां पर किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद रेडियो की शुरुआत की थी जर्मनी में। अगला है, आईएनए के अधिकारियों पर मुकदमा चलाया गया था, कहां पर? लाल किला दिल्ली में या ग्वालियर कोर्ट में या आमेर के कोर्ट जयपुर में या आगरा कोर्ट में? आईएनए के अधिकारियों पर मुकदमा कहां चलाया गया था? तो लाल किले में दिल्ली में मुकदमा चलाया गया था। मुकदमे की पैरवी किसने की थी? जो आजाद हिंद फौज के अधिकारी थे, तो इनके तरफ से मुकदमा किसने लड़ा था? तो भूला भाई देसाई ने इनके तरफ से मुकदमा लड़ा था। इसके अलावा जवाहरलाल नेहरू ने इनके तरफ से मुकदमा लड़ा था। यह भी पूछा जाता रहता है कि आईएनए अधिकारियों की पैरवी किसने की थी? तो भूला भाई देसाई और जवाहरलाल नेहरू, इन दोनों ने इसकी पैरवी की थी। अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश भारत में किस राजनीतिज्ञ ने उस पाकिस्तान का विरोध किया था जिसका अर्थ मुस्लिम राज और यहां हिंदू राज कहीं और होता है? खान अब्दुल गफ्फार खान, सिकंदर हयात खान, मौलाना अबुल कलाम आजाद या रफ़ी अहमद किदवई, किसने इस बात का विरोध किया था? तो खान अब्दुल गफ्फार खान ने इस बात का विरोध किया था कि पाकिस्तान में केवल मुस्लिम राज होगा और हिंदू राज किसी और देश यानी कि हिंदुस्तान में होगा। तो खान अब्दुल गफ्फार खान ने इस बात का विरोध किया था। अगला है, इनमें से किसने रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना की थी? रास बिहारी बोस ने, सरदार पटेल ने, लक्ष्मी स्वामीनाथन ने या सुभाष चंद्र बोस ने? तो सुभाष चंद्र बोस ने रानी लक्ष्मीबाई ब्रिगेड की स्थापना की थी। इसके अलावा जवाहरलाल नेहरू ब्रिगेड की स्थापना की थी, महात्मा गांधी ब्रिगेड की भी स्थापना की थी। अगला है कि किस राजनीतिक दल ने 6 जून 1946 को कैबिनेट मिशन प्लान को औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया, जिसने संप्रभु पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया था? यानी कौन सा राजनीतिक दल था जिसने कैबिनेट मिशन प्लान को स्वीकार किया था? हिंदू महासभा ने, कांग्रेस ने, मुस्लिम लीग ने या यूनियनिस्ट पार्टी ने? तो विकल्प डी सही हो जाएगा। यूनियनिस्ट पार्टी ने जो है इस बात को स्वीकार कर लिया था। अगला प्रश्न है, द इंडियन स्ट्रगल 1920 टू 1934 पुस्तक के लेखक कौन है? द इंडियन स्ट्रगल 1920 से 1934 पुस्तक के लेखक कौन है? मौलाना अबुल कलाम या जयप्रकाश नारायण या सुभाष चंद्र बोस या एम.एन. राय? इंडियन स्ट्रगल, तो इंडियन स्ट्रगल पुस्तक लिखा है सुभाष चंद्र बोस ने। अगला है, फिनिक्स बस्ती का संस्थापक कौन था? फिनिक्स आश्रम या फिनिक्स बस्ती की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी ने, बी.आर. अम्बेडकर ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने या स्वामी विवेकानंद ने? तो महात्मा गांधी ने फिनिक्स आश्रम की स्थापना की थी। कहाँ किया था? तो दक्षिण अफ्रीका में किया था। अगला है, स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री किसे बनाया गया था? स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल जब बना तो उसमें शिक्षा मंत्री कौन थे? राधाकृष्णन, सरदार पटेल, अबुल कलाम आजाद या आचार्य नरेंद्र देव? पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। स्वतंत्र मंत्रिमंडल जब पहली बार बना स्वतंत्र भारत का तो मौलाना अबुल कलाम आजाद को शिक्षा मंत्री बनाया गया। तो विकल्प सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड उपाधि किस कारण से त्याग दी थी? रविन्द्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि मिली थी, तो उन्होंने क्यों त्याग दिया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन का क्रूर दमन किया था अंग्रेजों ने, भगत सिंह को फांसी दे दी थी, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था या चौरी चौरा घटना हुई थी? क्यों रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि दी थी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, इसी कारण से रविन्द्रनाथ टैगोर ने दुखी होकर के अपनी उपाधि वापस कर दी थी। अगला है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। एक स्वस्थ शरीर का मतलब है ऐसा शरीर जो अपनी आत्मा के वशीभूत होता है और एक उपकरण की तरह सदैव इसकी सेवा के लिए तत्पर रहता है। ये किसने कहा था? सरदार पटेल ने,
विंस्टन चर्चिल ने, महात्मा गांधी ने या बाडेन पावेल ने? किसका ये कथन है? तो महात्मा गांधी ने कहा था कि स्वस्थ शरीर वो होता है जो अपनी आत्मा के वशीभूत होता है, यानी जो अपनी आत्मा की आवाज को सुनता है। अगला प्रश्न है कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक कौन था? बहुत साफ नहीं दिख रहा है। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापकों में से कौन एक था? राम प्रसाद बिस्मिल, लाला लाजपत राय, सूर्यसेन या जतिन नाथ मुखर्जी? कौन जो है वो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक थे? तो राम प्रसाद बिस्मिल जो है संस्थापकों में से एक थे। इसके मुख्य संस्थापक में जो है वो चंद्रशेखर आजाद का नाम लिया जाता है। अगला है किसने दिल्ली चलो तथा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा दिया? तो ये सभी लोग जानते हैं, सुभाष चंद्र बोस ने जो है दिल्ली चलो तथा तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा दिया था। तो विकल्प डी सही हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से किसने मोतीलाल नेहरू के साथ स्वराज्य पार्टी के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो इसकी चर्चा हमने किया है। स्वराज्य पार्टी इलाहाबाद में स्थापित हुई थी। कब हुई है? तो 1923 में इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ हुई थी? तो प्रयागराज या इलाहाबाद में हुई थी। अब मोतीलाल नेहरू थे और उनके साथ कौन था? बिपिन चंद्र पाल थे, चित्तरंजन दास थे, सुभाष चंद्र बोस थे या सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे? तो चित्तरंजन दास थे। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने मिलकर स्वराज्य पार्टी बनाई थी। अगला है असहयोग आंदोलन कब समाप्त हुआ था? 1930 में, 1925 में, 1922 में, 1920 में? असहयोग आंदोलन कब समाप्त हुआ? तो असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था और 1922 में समाप्त हो गया था। चौरी चौरा की घटना हुई थी। कब हुई थी? तो 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा की घटना हुई और महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। अगला प्रश्न है कि 1923 का झंडा सत्याग्रह किस शहर में आयोजित किया गया था? 1923 में जो झंडा सत्याग्रह हुआ था वो कहां पर आयोजित किया गया था? बॉम्बे में, नागपुर में, कलकत्ता में या अहमदाबाद में? झंडा सत्याग्रह कहां आयोजित किया गया? तो कहां आयोजित हुआ था? नागपुर में आयोजित हुआ था झंडा सत्याग्रह। और कब हुआ है? तो 1923 में हुआ है झंडा सत्याग्रह। कहां हुआ है? तो नागपुर में हुआ है। अगला है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1926 में, 1929 में, 1930 में, 1928 में? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 1928 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला है निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक सदस्य थे? सी नटराजन अन्नादुरई, एस के पाटिल, अतुल्य घोष या राम मनोहर लोहिया? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे तो राम मनोहर लोहिया जो है कांग्रेस समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। अगला है कि किस व्यक्ति ने साइमन कमीशन के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान उसे लगी चोट के कारण दम तोड़ दिया था? यानी कौन सा ऐसा व्यक्ति था जिसने साइमन कमीशन का विरोध किया था? शांतिपूर्ण विरोध हो रहा था लेकिन जो है उनको उसी दौरान चोट लग गई, अंग्रेजों ने मार दिया उन्हें और उनके सिर में चोट लग गई जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, बिपिन चंद्र पाल या लाला लाजपत राय? तो लाला लाजपत राय जो है वो साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे। 1928 में साइमन कमीशन आया, उसका विरोध कर रहे थे और इस दौरान इनके सिर में चोट लग गई और इनकी मृत्यु हो गई थी। कहां पर ये विरोध कर रहे थे? तो लाहौर में ये विरोध कर रहे थे। अगला है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकार किया गया था? भारत के राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकार किया गया? 12 जुलाई 1947 को, 12 अगस्त 1947 को, 22 अगस्त 1947 को, 22 जुलाई 1947 को कब स्वीकार किया गया? तो 22 जुलाई 1947 को भारत के राष्ट्रीय ध्वज को मान्यता दी गई। अगला है सुभाष चंद्र बोस का जन्म स्थान क्या है? यानी सुभाष चंद्र बोस कहाँ पैदा हुए थे? तो सुभाष चंद्र बोस कटक में पैदा हुए थे, बंगाल में कटक में पैदा हुए थे। अगला है
1942 में महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन किस स्थान पर शुरू किया गया था? जो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में महात्मा गांधी ने शुरू किया वो कहां से शुरू हुआ था? अगस्त क्रांति मैदान, शिवाजी पार्क, जलियांवाला बाग या प्रगति मैदान? तो अगस्त क्रांति मैदान से 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुई थी, इसीलिए 9 अगस्त को अगस्त क्रांति कहा जाता है, यह भी ध्यान रखिएगा। और 8 अगस्त को अगस्त प्रस्ताव कहा जाता है। 8 अगस्त 1942 को अगस्त प्रस्ताव आया था। 9 अगस्त 1942 से भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। कहां से? अगस्त क्रांति मैदान से शुरू हुआ था। अगला है, अब एक खंड ये समाप्त होता है आपका। अगला खंड है, अगला है जिसका आप लोगों को उत्तर देना है। ये 3 प्रश्न हैं जो आप लोगों को आंसर देना है। ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन किस वर्ष किया गया था? 1905 में, 1901 में, 1907 में, 1911 में? बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन द्वारा कब किया गया था? अगला है, भारतीय सुधार समिति के संस्थापक कौन थे या स्थापना किसने की थी? दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, दिनसा वाचा या गोपाल कृष्ण गोखले? किसने स्थापना की थी? और अगला है कि आमार सोनार बांग्ला जो बांग्लादेश का राष्ट्रगान है उसे किसने लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने या द्विजेंद्रनाथ टैगोर ने या देवेंद्रनाथ टैगोर ने या अवनींद्रनाथ टैगोर ने? किसने बांग्लादेश का राष्ट्रगान लिखा था? तो इन 3 प्रश्नों के उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद। अगले में हम लोग फिर मिलते हैं।